पीएचडी कोर्स वर्क 605 के अंतर्गत संस्कृत में बाल कथाएं, उनके उद्भव, विकास और विभिन्न पुस्तकों पर चर्चा करना ये विषय वस्तु है। तो जैसा कि हम जानते हैं और पिछले क्लास में भी हमने इसको देखा कि हितोपदेश और पंचतंत्र ये दो ही ऐसे ग्रंथ हैं जो संस्कृत बाल कथाओं के उत्कृष्ट ग्रंथ कहे जा सकते हैं और संपूर्ण ग्रंथ भी कहे जा सकते हैं। तो आज जिस विषय पर ये व्याख्यान है वो है हितोपदेश की विषय वस्तु और उसमें निहित जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो छात्रों के लिए उपयोगी हैं, जो शोधकर्ताओं के लिए विशिष्ट तथ्य हैं। तो नीति कथा क्या है? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि नीति कथा एक साहित्यिक विधा है जिसमें पशु पक्षियों, पेड़ पौधों के द्वारा उनका मानवीकरण करके उनके द्वारा विभिन्न कथाएं उन्हें पात्र बनाकर कही जाती है, जिससे इन कथाओं का प्रभाव बहुत ही सरल और सही ढंग से बच्चों के मन मस्तिष्क पर पड़ता है। नीति कथाओं को उपदेशात्मक कथाएं भी कहते हैं। हितोपदेश इस दृष्टि से एक उत्कृष्ट ग्रंथ है। हित, उपदेश, इन दो शब्दों से बना हुआ हितोपदेश, जिसका अर्थ है हित की बातों का उपदेश, जिससे कि बच्चों को हर तरह की जीवनोपयोगी, व्यवहारिक और नीति विषयक शिक्षाएं प्राप्त हों। संस्कृत भाषा में बाल साहित्य के रूप में हितोपदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। हितोपदेश की रचना नारायण पंडित ने की है, जिनके बारे में कहा जाता है कि बंगाल के एक राजा थे धवल चंद, उनके ये दरबारी कवि थे और इनका समय जिस पर तीन बातें आती हैं। कोई कहते हैं कि 11वीं शताब्दी इनका समय है और नेपाल से एक हस्तलिखित हितोपदेश मिला है जो 1373 ईस्वी का है और वाचस्पति गेरोला जो महान साहित्यकार हैं वो 14वीं शताब्दी हितोपदेश का रचनाकाल मानते हैं। तो निष्कर्षतः हम ये कर सकते हैं कि 11वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्य में हितोपदेश का काल था। ये एक ऐसा ग्रंथ है जो विभिन्न भारतीय भाषाओं के अतिरिक्त जर्मन भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ और बहुत प्रशंसित हुआ, जो फ्रेडरिक मैक्स मूलर ने किया। विश्व प्रसिद्ध ये रचना हितोपदेश। अब है कि कोई भी ग्रंथ होता है उसका एक आधार होता है, तो हितोपदेश का आधार है विष्णु शर्मा लिखित पंचतंत्र की कहानी, साथ ही साथ महाभारत के कुछ नीति विषयक पद और नीति शास्त्रों से लिए गए विभिन्न महत्वपूर्ण तथ्य और साथ ही साथ महाकवि भास की रचनाओं में जो सूक्ति विशेषता थी, वैविध्यता थी, उन सूक्तियों को उन्होंने सरल भाषा में लाके बच्चों के अध्ययन के लिए इसमें समाहित किया। ये एक संकलन है जो विभिन्न जगह से लिए गए पद्यों का और कथाओं का संकलन। हितोपदेश के 4 भाग हैं जो प्रकरण कहे जाते हैं और इसमें 43 कहानियां हैं पशु पक्षियों की और 679 श्लोक हैं। और विशिष्ट तथ्य यह है कि 43 कहानियां जो हितोपदेश की हैं उनमें से 25 कथाएं पंचतंत्र से ली गई हैं। इसलिए हितोपदेश का सबसे बड़ा आधार पंचतंत्र है, ये हम जानते हैं। और दूसरी विशेषता क्या है हितोपदेश की कि यह गद्य से ज्यादा पद्य में लिखा गया है। नीति विषयक 679 पद्यों का होना ही हितोपदेश की अपने आप में एक विशिष्टता है। अब है कि इस ग्रंथ का महत्व संस्कृत भाषा में बालोपयोगी दृष्टिकोण से क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे कि हितोपदेश क्यों संस्कृत बाल साहित्य में इतना प्रचलित और सर्वमान्य है। तो सबसे पहले कि बालोपयोगी नीति कथाओं के बहाने नीति के रहस्य का उद्घाटन इतनी सरल और सहज भाषा में किया है कि पठन मात्र से बालक के हृदय पर ये छप जाती है और संस्कृत भाषा का सरल रीति से ज्ञान देना भी इसके पीछे एक उद्देश्य है जो सफलीभूत हुआ है। साथ ही साथ जीवन के व्यवहारिक पक्ष की जो शिक्षा होती है कि दैनंदिन हम अपना जीवन कैसे चलाते हैं,
हमें रोजमर्रा में किस तरह की चीजों को अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसा व्यवहार रखना चाहिए, समाज और व्यक्ति के प्रति हमारा क्या व्यवहार है। इन सारी चीजों को, कर्तव्य को, अकर्तव्य को बहुत ही सुंदर रीति से समझाया गया है। मैंने कुछ पॉइंट भी इसमें लिए हैं जिससे कि जो हमारे शोध छात्र हैं उन्हें बहुत मदद मिले, क्योंकि ये तो अगाध सागर है हितोपदेश। यदि हम इसे पढ़ने बैठें तो एक सिटिंग में तो इसकी पढ़ाई होगी नहीं। तो इसमें से चुन चुन के, जैसे हम सागर से सीप निकालते हैं, मोती निकालते हैं, उसी तरह से कुछ तथ्य हैं जो मैंने संग्रहित किए हैं, जो मैं आज अपने विद्यार्थियों के साथ बांटना चाहती हूँ और आशा करती हूँ कि उन्हें इससे बहुत ही महत्व और बहुत ही मदद मिलेगी। नीति के साथ साथ इसमें अर्थशास्त्र पर भी चर्चा की गई है और उसकी शिक्षा बहुत ही सरल ढंग से दी गई है कि जीवन में किस तरह से हम अपनी जीविका को चलाएं, कैसे धनार्जन करें कि हमें जीवन में कभी कोई कष्ट ना हो, हमारी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं वो कैसे पूरी हों, और मानव ना होकर के पशु पक्षियों का पात्र होना इसे ज्यादा सरल और सुग्राह्य बनाता है। नीति सूक्तियों के माध्यम से सदाचार, उच्च आदर्श और परोपकार का महान स्वरूप इन कहानियों में हमें दिखता है, जो इसकी विशेषता है। और उपदेशों का सरल होना, एक सहज शिक्षा के मार्ग में ले जाना सबसे बड़ी विशेषता है। क्योंकि हम यदि किसी को उपदेश दें और उस बच्चे को ये लगे कि सामने वाला हमें उपदेश दे रहा है, हमें सिखाने की कोशिश कर रहा है, तो बाल मन ऐसा होता है कि वह उससे भटकेगा, विचलित होगा। यहाँ क्या है कि उपदेश होते हुए भी उसका इतना सरलीकरण है कि वो उपदेश लगता नहीं है और सीधे बच्चा उसको हृदयंगम कर लेता है। और जीवन का लक्ष्य यहाँ आदर्शवादिता ना होकर लोक व्यवहार का ज्ञान है। हम एक आदर्श व्यक्ति बने, इससे ज्यादा हितोपदेश का कथन है कि हम एक व्यावहारिक व्यक्ति बने। छोटी छोटी रोचक कथाएं, व्यावहारिक ज्ञान, लोक व्यवहार, सभ्यता और रीति नीति राजनीति, ये जो त्रयी है, इसका हितकारी उपदेश हितोपदेश की महत्वपूर्ण विशेषता है। संस्कृत साहित्य में प्रत्येक ऐसा बालक, छात्र जो संस्कृत साहित्य का अध्ययन करने की इच्छा रखता है, तो उसका प्रारंभ सर्वप्रथम हितोपदेश से ही होना चाहिए, क्योंकि यह वह सरल मार्ग है जो सीधे हमें रीति नीति राजनीति की शिक्षा देता है और एक उत्तम मानव बनने का मार्ग हमारे लिए प्रशस्त करता है। अब देखिए, इसके 4 खंड हैं, 4 भाग हैं जो प्रकरण कहे जाते हैं। हितोपदेश के 4 प्रकरण हैं, जिसमें से पहला मित्र लाभ, जैसे पंचतंत्र में था वैसे ही नाम रख दिया गया है, मित्र लाभ। तो मित्र लाभ में 8 कहानियां हैं। इन 8 कथाओं में आप जब पढ़ेंगे तो एक ही निष्कर्ष है कि जीवन में मित्र का क्या स्थान है और सच्चा मित्र हमें कैसे मिले, उसके लिए हमें किस तरह का व्यवहार करना चाहिए, किसे हम सच्चा मित्र समझें, ये बहुत ही सरल ढंग से बताया गया है। राजा जो पाटलिपुत्र के थे, उनके 3 मूर्ख पुत्रों को विद्वान बनाने के लिए, और वो भी सिर्फ 6 महीने में, रीति नीति और राजनीति और संपूर्ण ज्ञान समाहित कर देने वाला शास्त्र नारायण पंडित ने हितोपदेश के रूप में सामने रखा और वो बच्चे 6 महीने में विद्वान हुए। पहला ही जो मित्र लाभ है, सर्वप्रथम उसमें विद्या की प्रशंसा है। विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रतम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः, ततः सुखम। तो ये बच्चे के मन में आरोपित किया जाता है और साथ ही साथ विद्या की प्रशंसा में यह भी बताया जाता है कि अनभ्यासे विषम विद्या, अजीर्णे भोजनम विषम। जैसे अध पका या अध पचा भोजन विष हो जाता है, वैसे ही जो विद्या निरंतर अभ्यास में नहीं लाई जाती, बार बार उसका अध्ययन नहीं किया जाता, उसे गुना नहीं जाता, उसे बुना नहीं जाता और उसे हृदयंगम नहीं किया जाता, वह विद्या विष के समान होती है।
तो ये बच्चों में एक अभ्यास की प्रवृत्ति डालने का प्रयास मित्र लाभ करता है, जो अत्यंत उपयोगी है। इसी में बताया है कि देखिए संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है? स्वास्थ्य। दूसरा कि आप जिस भी रीति से धन प्राप्त करते हैं, सही रीति से उसे कैसे खर्च करना है, कैसे ऐसी व्यवस्था करनी है कि हम हमेशा अपने काम में धन का लाभ करें और हमारा परिवार और हम सुखपूर्वक रहें। और इसके साथ ही एक सलाह भी दी गई है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ते कार्याणि न मनोरथ। केवल मनोरथ करने से कार्य सिद्ध नहीं होते हैं, हमें उद्यम यानी परिश्रम करना पड़ेगा। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे हमारा कोई कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो इन सब तथ्यों के साथ अच्छे मित्र बनाना, मित्र के साथ हमारा क्या व्यवहार है, यह सब मित्र लाभ की विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। अब हम आते हैं द्वितीय अध्याय, सुहृद भेद। सुहृद मतलब मित्र, भेद मतलब नीति। नीति, सदाचार और विवेक की शिक्षा मिली है दूसरे अध्याय में, जिसमें 9 कहानियां हैं और 184 पद्यों में विवेक यानी सही और गलत, सत्य और असत्य, कार्य और अकार्य के मध्य जो भेद है वो सीखने की शक्ति यह अध्याय हमें देता है। सूक्ष्म और सरल तरीके से कूटनीति और राजनीति की शिक्षा भी इसमें दी गई। कूटनीति और राजनीति दोनों का जो एक परस्पर संबंध है, इसका सूक्ष्म और सरल और सहज चित्रण इस प्रकरण में हमें दिखता है। और इस प्रकरण की जो कथाएं हैं, प्रत्येक कथा, देखिए ऐसे तो हितोपदेश की जितनी भी कथाएं हैं, सभी कथाओं का अंत एक विशिष्ट वाक्य के साथ होता है, एक सीख के साथ होता है, जो व्यक्ति मात्र को पठन मात्र से सही ज्ञान देती है, एक दिशा निर्देश करती है। तो इसका ये जो द्वितीय अध्याय है, इसका है कि किसी भी परिस्थिति में हमें भयभीत नहीं होना, और जो कार्य उपाय से संभव हो सकता है वह पराक्रम से नहीं होता। इसलिए कहा गया है कि जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है। कभी किसी दूसरे व्यक्ति के अधिकार क्षेत्र में प्रवेश नहीं करना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी शिक्षा है। यदि कोई बच्चा इस तथ्य को बचपन से ही समझ लेता है कि ये मेरा अधिकार क्षेत्र नहीं है और इसमें मेरा प्रवेश वर्जित है, तो कभी भी किसी विपरीत परिणाम का वाहक या साक्षी वो बच्चा नहीं बनेगा और बड़ा होके युवावस्था में देश का एक अच्छा नागरिक बनेगा। फिर आते हैं हम लोग सेवक और स्वामी के संबंध कैसे होने चाहिए। इस प्रकरण में कई महत्वपूर्ण तथ्य हमें मिलते हैं, जिससे ये पता चलता है कि अच्छा स्वामी कौन है और अच्छा सेवक कौन है। अब जैसे उदाहरण के लिए देखिए, इस सेवक के लिए दिया है कि सेवक को ये चाहिए कि वह स्वामी को अपनी ओर से कभी उदासीन नहीं होने दे। अब देखिए कितना बड़ा तथ्य है। अगर व्यक्ति किसी से उदासीन नहीं होगा तो परस्पर जो संबंध है वो सुचारू रूप से चलेंगे। तीसरा प्रकरण जो कहलाता है विग्रह। ऐसे सामान्य अर्थ में देखिए तो विग्रह का अर्थ होता है किसी भी चीज को विच्छेद करना, मतलब अलग अलग करना। ठीक है, तो अब इसमें देखिए, इसमें 9 कहानियां ऐसी हैं जो आपको बताती हैं कि आप कहाँ सही हैं, कहाँ आप गलत हैं, आपके कर्तव्य क्या हैं, अकर्तव्य क्या है। तो केवल विद्वानों को ही उपदेश देना चाहिए, मूर्खों को नहीं। ये केवल एक सामान्य वाक्य नहीं है, क्योंकि जो मूर्ख है उसके सामने आपके शब्द व्यर्थ हो जाते हैं, और शब्द जो ब्रह्म है, जो शक्ति है, उसे व्यर्थ करना किसी भी विद्वान को शोभा नहीं देता। तो इसलिए आप उसी जगह अपनी विद्या का उपयोग करें जहां वो सफलीभूत होती है। एक अच्छा गुरु अगर है तो उसको अच्छे शिष्य भी मिलने चाहिए, तभी ये जो विद्या का परस्पर संबंध है वो सफलीभूत होता है। ये हमें समझना होगा, जिसका ज्ञान हमें तो उपदेश देता है। अपने रहने का स्थान, अपना स्वभाव बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं ना कि जो अपना स्वभाव है, प्रकृति है व्यक्ति की, वो कभी बदलती नहीं है, वो परिवर्तनशील नहीं है। वो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। तो हम उसको जब उसके व्यक्तित्व का निर्णय लेते हैं तो उसके रहने के स्वभाव और उस किस जगह वो रहता है और किस परिस्थिति में रहता है, स्वच्छता रखता है कि नहीं, क्या क्या तरह की चीजें जो अच्छी हैं या बुरी हैं, इन सब के
को आदर्श बनाकर हम किसी व्यक्ति का निर्णय लेते हैं। और देखिए कि अपने शत्रु के बल की भी परीक्षा कर लेनी चाहिए। हम अगर किसी को अपना शत्रु बना रहे हैं तो उसमें कितना बल है, ये जानना भी व्यक्ति मात्र का धर्म है। और सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो इस विग्रह का है कि अपने भेद को प्रकट कर देना विनाश है। हम जो चीज कार्य करना चाहते हैं, जिनकी मदद से करना चाहते हैं, जिनके लिए करना चाहते हैं, और हमारी कार्य पद्धति क्या है, हमारी कार्यशैली क्या है, इसका क्या परिमाण है, इसका क्या परिणाम है, ये किसी भी तरह का तथ्य उद्घाटित नहीं होना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। इससे परिणाम दुखद और बहुत ही विनाशकारी होते हैं। अब दुष्टों का संग कभी नहीं करना चाहिए। सज्जनों की संगति एक दुर्जन को भी सज्जन बना सकती है, लेकिन दुर्जनों की संगति में गया जो सज्जन है तो हमेशा कष्ट में रहता है। इन छोटी छोटी चीजों को जीवन से उठा के व्यावहारिक ज्ञान को बच्चों के मन मस्तिष्क में रोपने का कार्य जो हितोपदेश ने किया तो विश्व साहित्य में दुर्लभ है। दूसरों की वस्तु को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। भाग्य कभी कभी इतना प्रबल हो जाता है कि बना बनाया काम भी नष्ट हो जाता है। इन सभी तथ्यों में आप देखिए विग्रह की बात है, केवल विद्वान को उपदेश देना चाहिए, मूर्खों को नहीं। यानी आप विद्वान को उपदेश देंगे तो सब कुछ ठीक रहेगा, मूर्खों को देंगे तो मुंह की खाएंगे। रहने का स्थान आपका कैसा है, स्वच्छ है कि नहीं, आप क्या खाते हैं, किस तरह का भोजन लेते हैं, क्या पढ़ते हैं, क्या सोचते हैं, आपके विचार क्या हैं, ये सब कुछ आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं कि आप अच्छे हैं या आप बुरे हैं। शत्रुओं की परीक्षा का मतलब ये है कि आप हमेशा अपने स्वास्थ्य, अपने धन, अपने व्यक्तित्व, अपने चरित्र, अपने परिवार, अपने समाज या अपने देश सबकी रक्षा के लिए सजग रहें। छोटा से छोटा शत्रु भी कल विनाशकारी हो सकता है, इसे ध्यान में रखें। जैसे उसमें उदाहरण बहुत अच्छा दिया गया है, अगर बीच समुद्र में एक बड़े से जहाज में हुआ एक छोटा सा छिद्र भी उस जहाज को डुबा देता है। अगर दृष्टि रहेगी जहां छिद्र है वहां भर दिया जाएगा और जहाज कभी नहीं डूबेगा। दूसरों की वस्तु को देखकर लोभ या लालच न करना, ये सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। आज हम अपने समाज में भी देखते हैं, बच्चों में भी, अगर उसके पास ये है तो मेरे पास क्यों नहीं, उसकी मम्मी दे सकती है तो हमें हमारी मम्मी क्यों नहीं। तो ये जो एक तुलनात्मक व्यवहार बच्चों में आता है, ये इस तरह की पुस्तकों के अध्ययन से कभी भी नहीं आएगा। और दो तरह के व्यक्ति समाज में होते हैं, एक भाग्य के भरोसे बैठते हैं और दूसरे कार्य करते हैं कि अगर मेरा भाग्य है तो वो कार्य मेरे मुट्ठी से कहीं नहीं जाएगा। तो इन सभी तथ्यों को हितोपदेश बहुत ही सहजता से, सूक्ष्मता से बच्चों के मन में आरोपित करता है। इन चारों प्रकरणों में जो ज्ञान है वह अद्भुत है। चतुर्थ प्रकरण है संधि। संधि का मतलब होता है तालमेल बिठाना। किसी भी जगह तालमेल बिठाने को संधि कहते हैं। अब हम आपसी तालमेल कैसे बिठाएं, इनसे संबंधित 12 कहानियां इस प्रकरण में हैं, जो शिक्षा देती हैं कि जब विपत्ति आए तो उसका तत्काल समाधान जो करता है वही विद्वान है। यानी विपत्ति आने पर डरना नहीं चाहिए, तत्काल उसका समाधान ढूंढना चाहिए, क्योंकि जो अटल है वह होकर ही रहता है। इसलिए चिंता रूपी विष को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। अति लोभ हानिकारक है। भविष्य की चिंता नहीं, भविष्य के लिए क्या करना चाहिए। जिस कार्य में संदेह हो वो कार्य नहीं करना चाहिए और विश्वास दिलाए हुए लोगों को ठगना नहीं चाहिए। साथ ही साथ सबसे बड़ा दान है शरणागत की रक्षा और भूखे को अन्न दान, क्योंकि विभुक्षितम किम न करोति पापम, भूखा व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता। इस नीति वाक्य के द्वारा
मानो बड़े से बड़े ज्ञान को सहज शब्दों में नारायण पंडित ने उपस्थित कर दिया है और अंत में परिभाषा दे दी कि मनुष्यता किसे कहते हैं, मानव होना क्या है, मनुष्य का धर्म क्या है। तो किसी भी परिस्थिति में धर्म को, सच्चाई को, नीति को, व्यवहार को, चरित्र को न त्यागना ही धर्म है। तो इन चारों संस्करणों में, चारों प्रकरणों में, मित्रभेद, सुहृद भेद, विग्रह और संधि में बच्चों के लिए उपयोगी शिक्षाएं हैं। और केवल बच्चों के ही लिए नहीं, बाल, वृद्ध, युवक, स्त्रियां, सबके लिए शिक्षा है जो भविष्य निर्माण में सहायक है। तो निष्कर्षता हम ये कह सकते हैं कि हितोपदेश की जो विषय वस्तु है वह नीति, व्यवहारिक ज्ञान, धर्म पालन, सच्चाई, सदाचार, सत्संगति और स्वयं के चरित्र निर्माण से जुड़ी हुई 43 कथाओं और 679 पद्यों का एक संकलन है, जो संस्कृत पढ़ने वाले बच्चे या इसका बहुत जो भाषाओं में अनुवाद हुआ है जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उन सब का मन मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव डालती है, उन्हें चिंतन करने पर विवश करती है, जो हितोपदेश की विशिष्टता है। और जब हम निष्कर्षता इस बात को लाएं निचोड़ के रूप में तो ये कहेंगे कि हितोपदेश संस्कृत बाल साहित्य का एक अद्भुत उत्कृष्ट ग्रंथ है और समग्र ग्रंथ है। इसमें जो कुछ भी कहा गया है बच्चों के लिए कहा गया है, उनके निमित्त कहा गया है। और जैसा कि हम जानते हैं कि बच्चे कच्चे मिट्टी के घड़े की तरह होते हैं, उस पे जैसी इबारत हम लिखना चाहें, जो संदेश लिखना चाहें, जैसे चित्र बनाना चाहें, वो वैसे ही गढ़ते चले जाते हैं। तो छोटे बच्चों को यदि हितोपदेश की कथाओं में निहित व्यवहारिक ज्ञान, नीति और चरित्र की शिक्षा दी जाए तो वो दिन दूर नहीं है जब हम ये कहेंगे कि भारत हमेशा से एक वैचारिक क्रांति से जुड़ा देश रहा है और आगे भी वो रहेगा। तो बच्चों के हित के लिए कही गई मनोरंजक और हितकारी उपदेश होते हुए भी जहां कहीं उपदेश का पुट नहीं है, अद्भुत और विशिष्ट ग्रंथ है हितोपदेश। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं